आप सबको जोहार। और आज है तारीख 7 जनवरी 2025 मंगलवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहां पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। और मैं आपको बता दूं कि 22 अगस्त 2024 से जेपीएससी अध्यक्ष का जो पद है वो खाली है। तो ऐसे में छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार जो है वो जल्द से जल्द इस पद को भरे। दरअसल अध्यक्ष के ना होने से आयोग के कई काम जो हैं वो लंबित हैं और बीते 4 महीने से पद खाली होने के कारण कई यहाँ पर परीक्षाओं के रिजल्ट लटके हुए हैं, यानी कि अभी तक रिजल्ट आया ही नहीं है। और इतने लंबे समय के इंतजार के बाद भी जेपीएससी को जब अध्यक्ष नहीं मिला तब छात्रों ने अब जाकर आयोग के दरवाजे पर धरना दिया है। अब यहाँ पर धरने पर बैठे छात्रों ने जेपीएससी अध्यक्ष पद को भरने की मांग के साथ ही जेपीएससी 11 और 13 तक के मेंस रिजल्ट को भी जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि अध्यक्ष के ना होने से कई ऐसे यहाँ पर परीक्षाएं हैं जिनके रिजल्ट जारी करने में देरी हो रही है और ऐसे में छात्र काफी ज्यादा परेशान भी हैं। और वहीं जेपीएससी अध्यक्ष पद को भरने की मांग को लेकर शनिवार को दिन भर छात्र आयोग के सामने धरने पर बैठे रहे और वहीं शाम को छात्र इसी मांग को लेकर कैंडल मार्च लेकर फिराया लाल चौक पहुंचे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। और इस दौरान छात्रों ने सरकार के समक्ष ये मांग रखी कि आगामी 7 जनवरी को होने वाले कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द अध्यक्ष पद को भरा जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर दुमका रामपुर हाट मुख्य मार्ग पर दासोराइडी के पास शनिवार को देर शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ है और यहां पर एक ऑटो और ट्रक की टक्कर हो गई और इसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए हैं। और वहीं मृतकों में कड़हड़बिल निवासी संजय शाह जिनकी उम्र 55 वर्ष, इसके अलावा उनकी पत्नी पूनम देवी जिनकी उम्र 45 वर्ष और इसके अलावा बेटी मुस्कान जिसकी उम्र 22 वर्ष और साथ ही साथ ऑटो चालक बिट्टू शामिल हैं। और यहां पर मिली जानकारी के मुताबिक संजय शाह एक सीमेंट कारोबारी के यहां मैनेजर के रूप में काम करते थे और हादसे में उनके बेटे रोशन कुमार, साली सरिता देवी और इसके अलावा सरिता की 2 बेटियां नैन्सी और लवली घायल हो गई हैं और इनमें से 3 की हालत काफी ज्यादा गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। और इस घटना को लेकर यह बताया जा रहा है कि शनिवार को संजय शाह अपने परिवार और साली के साथ मासनजोर घूमने गए थे, जिसके बाद लौटते वक्त दुमका रामपुर हाट मुख्य मार्ग पर उनके ऑटो की टक्कर एक धान लदे ट्रक से हो गई और यहां पर हादसे में ट्रक ने ऑटो को काफी दूर तक घसीट दिया और ट्रक जो है वो पश्चिम बंगाल की ओर जा रहा था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और उन्होंने सभी घायलों को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने संजय शाह, उनकी पत्नी, बेटी और ऑटो चालक को मृत घोषित कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है खूंटी से। देखा जाए तो काफी ज्यादा अजीबोगरीब खबर सामने निकल कर आई है। कौन सी खबर, चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र में 2 युवकों को एक लड़की की ख्वाहिश पूरी करनी काफी ज्यादा महंगा पड़ गया, जहाँ पर गर्लफ्रेंड को बाइक पर घुमाने और बाइक चलाने के शौक में दोनों युवक बाइक चोरी के आरोप में जेल पहुंच गए हैं, क्योंकि खरीदने के पैसे नहीं होंगे शायद। और यहाँ पर मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अड़की थाना क्षेत्र से बाइक चोरी के आरोप में दिनेश मुंडा और इसके अलावा परेश मुंडा को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं खूंटी डीएसपी वरुण रजक ने बताया है कि 27 दिसंबर को अड़की से एक बाइक चोरी हुई थी और इसके बाद 31 दिसंबर को सोसो कुटी मेले में 3 और बाइकें चोरी हो गईं और पुलिस ने जांच अभियान चलाकर दोनों युवकों को चोरी की एक बाइक के साथ पकड़ लिया। अब यहां पर पुलिस ने जब उनसे गाड़ी के कागजात मांगे तो दोनों संदिग्ध निकले और वहीं हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई, तो जिसमें उन्होंने चोरी की बात स्वीकार कर ली और युवकों ने बताया कि उन्होंने सोसोकुटी मेले से भी यहां पर 3 बाइकें चुराई थी और उनकी निशानदेही पर पुलिस ने हितडी केनाल रोड के किनारे झाड़ियों से 3 बाइक भी बरामद कर ली हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के चलते झारखंड में कड़ाके की ठंड जारी है। हालांकि पिछले 24 घंटे में यहाँ पर न्यूनतम तापमान थोड़ा सा बढ़ा है, फिर भी ज्यादातर जिलों में यह 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम बना हुआ है। और यहाँ पर मैं अगर आपको थोड़ी सी और डिटेल दूं तो राज्य का सबसे कम तापमान रांची के नामकुम में 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और इसके अलावा सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में 27.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है।
और बाकी सारा डेटा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा कि जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है। और वहीं इसके अलावा मौसम विभाग ने ये बताया है कि अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है, लेकिन इसके बाद तापमान फिर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर भी सकता है। और वहीं 7 जनवरी के बाद सुबह हल्की धुंध रहने के अनुमान है, लेकिन यहाँ पर दिन में आसमान जो है वो साफ हो भी सकता है। अब यहाँ पर बढ़ती ठंड को देखते हुए डॉक्टरों और जिला प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है। उन्होंने ठंड के इस मौसम में खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखने की सलाह दी है। और वहीं रांची डीसी ने भी शहर के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों को 6 और 7 जनवरी को बंद रखने का निर्देश भी दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर बोकारो जिले के बालेडी थाना क्षेत्र के मखदूमपुर इलाके से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। और यहाँ 6 साल की एक मासूम बच्ची के साथ 3 नाबालिग लड़कों ने गैंगरेप किया है। और घटना के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इसके बाद घटना का खुलासा हुआ और पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। और पुलिस ने बताया कि घटना जो है वो 26 दिसंबर को हुई थी, जब यहाँ पर 3 नाबालिग लड़के एक 6 साल की बच्ची के साथ खेल रहे थे। और खेलने के दौरान तीनों लड़कों ने बच्ची को गिफ्ट देने का झांसा दिया और एक घर के कमरे में ले गए। और कमरे में ले जाकर लड़कों ने बच्ची का हाथ पैर बांध दिया और बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। और घटना के बाद बच्चे की तबीयत खराब हो गई और वह लड़खड़ाकर चलने लगी। और वहीं 27 दिसंबर को जब परिजनों ने उससे पूछताछ की तो बच्चे ने पूरी घटना की जानकारी दी। और इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और तीनों नाबालिग लड़कों के खिलाफ गैंगरेप के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। और पुलिस ने बताया है कि बच्चे की मेडिकल जाँच कर ली गई है और यहाँ पर मामले की जाँच की जा रही है। तीनों नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जहां पर झारखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में केजी से 8वीं तक की कक्षाएं 7 से लेकर 13 जनवरी तक बंद रहेंगी। और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किया है। और कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं पहले की तरह ही चलती रहेंगी। और इससे पहले रांची जिले के सभी कोटि के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 6 और 7 जनवरी को बंद रखने का निर्देश दिया गया था। कड़ाके की ठंड को देखते हुए यह निर्णय जो है वो लिया गया था। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री की ओर से ये आदेश शनिवार को ही जारी कर दिया गया था। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसको देखते हुए झारखंड की स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने केजी से 8वीं तक की कक्षाओं को बंद रखने का निर्देश दिया है, ताकि छोटे छोटे बच्चों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिल सके। और वहीं बच्चों को सुबह सवेरे स्कूल जाना पड़ता है। और वहीं शीतलहर के बढ़ते प्रकोप और रूह कपाने वाली ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में केजी से कक्षा 8वीं तक की कक्षाओं को 7 जनवरी से 13 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। और वहीं झारखंड की स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से शनिवार को 13 जनवरी तक के लिए अवकाश का जो पत्र है उसको जारी किया गया है। और कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। शिक्षक पहले की तरह विद्यालय जाएंगे और स्कूल के कार्य संपन्न करेंगे। मौसम विभाग ने लोगों को कड़ाके की ठंड और शीतलहर से बचने की अपील की है। और शिक्षा विभाग ने मौसम के मिजाज को देखते हुए बच्चों के हित में 1 सप्ताह स्कूल बंद रखने का निर्देश जो है वो जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर लोगों की जो गाड़ियाँ हैं वो घर पर खड़ी हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन चालान कटने का जो मैसेज है आ रहा है। और उसी वजह से काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो रांची में ऐसे कई मामले जो हैं वो सामने निकल कर आए हैं, जहाँ पर 4 पहिया वाहन मालिकों को चालान का मैसेज मिला है, लेकिन ये चालान किसी 2 पहिया वाहन का था। और यहाँ पर रांची ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने बताया है कि कई लोग नंबर प्लेट बदलकर चोरी की गाड़ियां चला रहे हैं या फिर चालान से बचने के लिए इस तरीके की हथकंडे जो हैं वो अपना रहे हैं। और अब तक ऐसे कई मामलों की जो शिकायतें हैं वो ट्रैफिक थानों में आई हैं, और जिसके बाद पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की तलाश शुरू कर दी है। अब यहाँ पर इस मामले को लेकर ये बताया जा रहा है कि रांची में अब ज़्यादातर चालान ऑटोमेटिक कैमरों से कटते हैं। जो लोग ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं उनका नंबर कैमरे में कैद हो जाता है और चालान सीधे उनके नाम पर जारी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग चालान से बचने के लिए अपनी नंबर प्लेट में छेड़छाड़ कर रहे हैं।
जैसे कि नंबर प्लेट पर बैंडेज चिपकाना या फिर कपड़ा डालना या फिर नंबर प्लेट बदल देना। और यहाँ पर एसपी कैलाश करमाली ने कहा है कि अगर किसी 4 पहिया वाहन का चालान कटा है और चालान में फोटो 2 पहिया वाहन का है तो तुरंत ट्रैफिक एसपी ऑफिस में संपर्क करें और वहीं शिकायत दर्ज कराने के बाद गलत चालान रद्द कर दिया जाएगा और असली आरोपी की तलाश शुरू होगी। नंबर प्लेट बदलने और चालान से बचने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है और अब तक 12 से ज़्यादा 2 पहिया वाहनों पर फाइन जो है वो लगाया गया है। पुलिस लगातार ऐसी गाड़ियों पर नजर बनाए हुए है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची में 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का आगाज जो है वो हो चुका है और इसमें देश भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और इसी बीच प्रतियोगिता में भाग लेने आई जम्मू कश्मीर की एथलीट नीतू ठाकुर अचानक बेहोश हो गई और उन्हें तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। नीतू को 100 मीटर दौड़ के इवेंट में हिस्सा लेना है और सदर अस्पताल के डॉक्टर अरुणोदय कुमार ने बताया कि नीतू की हालत में सुधार हो रहा है और सभी यहाँ पर वाइटल ऑर्गन की रिपोर्ट सामान्य है और अब उन्होंने आंखें खोल दी हैं। और डॉक्टर का मानना है कि ज़्यादा तनाव, रात भर जागने और खाना ना खाने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई होगी। वहीं नीतू की कोच रीमा छेत्री ने प्रतियोगिता की व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने बताया है कि खिलाड़ियों को ठहरने के लिए ऐसी जगह दी गई है जहां पर वॉशरूम भी ठीक नहीं है और खाने पीने की व्यवस्था मोहराबादी में है, जो ठहरने के स्थान से कई किलोमीटर दूर है। और कोच का आरोप ये भी है कि नीतू के बेहोश होने के बाद अस्पताल पहुंचने में करीब 4 घंटे लग गए। ठहरने की जगह की वार्डन ने यहां पर इलाज की कोई व्यवस्था न होने की बात कहकर मदद से इनकार कर दिया। कोच ने इस तरह की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि ऐसी बड़ी प्रतियोगिता में बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी 9 जनवरी को झारखंड आ रहे हैं और झारखंड दौरे के दौरान कोयला मंत्री सीसीएल और सीएमपीडीआई के यहां पर कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और इसके साथ ही वह यहां पर सीसीएल के 200 बेड के अस्पताल की नींव भी रखेंगे और जिसका निर्माण रीन पास के कांके स्थित परिसर में किया जाएगा। और मैं यहां पर आपको बता दूं कि इस अस्पताल के लिए सुकरहट रोड में जमीन को चिन्हित किया गया है। और वहीं कोयला मंत्री किशन रेड्डी गांधीनगर कॉलोनी के पीछे कर्मचारियों के लिए यहां पर बनने वाले आवास की भी आधारशिला रखेंगे और इसके बाद वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेंगे और झारखंड की कोयला कंपनियों की समस्याओं पर बातचीत भी करेंगे। और इस दौरे का जो उद्देश्य है वो राज्य में कोयला उद्योग की स्थिति को सुधारने और कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर कदम उठाना है और इसके बाद कोयला मंत्री वापस दिल्ली लौट जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है चतरा से, जहाँ पर चतरा जिले में एसपी विकास पांडे ने बीते शनिवार भ्रष्टाचार के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है, जहाँ पर वशिष्ठ नगर जोरी थाना प्रभारी प्रभात कुमार और सब इंस्पेक्टर अभय कुमार को निलंबित कर दिया गया है। और यह कदम हंटरगंज की प्रमुख ममता कुमारी द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर दिए गए आवेदन के बाद उठाया गया है। और ममता कुमारी ने एसपी को शिकायत में आरोप लगाया था कि थाना प्रभारी और पुलिस अवर निरीक्षक भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। और वहीं मैं आपको बता दूं कि शिकायत के बाद एसपी ने मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था और जांच के दौरान आरोप सही पाए गए। और वहीं जिसके बाद थाना प्रभारी प्रभात कुमार और सब इंस्पेक्टर अभय कुमार दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप को लेकर, जहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट निर्माण को लेकर आम जनता के सुझाव, राय और विचार आमंत्रित करने के लिए अबुआ बजट पोर्टल और इसके अलावा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। और इस अवसर पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री सुदिव्य सोनू और मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जन सहभागिता और जन भागीदारी के साथ हम राज्य को सतत विकास की ओर ले जाएंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जनता से अपील की है कि राज्य के आगामी अबुआ बजट के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव जो हैं वो अवश्य दें। और मुझे लगता है कि आप सबको यहाँ पर अपने जो सुझाव हैं, विचार हैं या फिर अपनी राय यहाँ पर इनको ज़रूर देनी चाहिए, ताकि हमारे भविष्य के लिए यहाँ पर कुछ बेहतर चीज़ें की जा सकें।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है जामताड़ा से, जहाँ पर जामताड़ा थाना क्षेत्र के न्यूटन निवासी पत्रकार देवेश कुमार के साथ उसके पड़ोसी राजकुमार पंडित और उसके भाइयों और ससुर के द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने का यहाँ पर आरोप जो है वो लगाया गया है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इसके पूर्व भी राजकुमार पंडित और उसके परिवार के द्वारा देवेश कुमार महतो के घर में मारपीट करने का काम किया गया है। देवेश कुमार ने थाने में 2-2 बार आवेदन दिया, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और यहाँ पर मिली जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह 11 बजे राजकुमार पंडित एवं उसके परिजनों के द्वारा रास्ते पर लगाया गया 163 धारा का उल्लंघन करते हुए रास्ता का घेराबंदी करने का काम किया जा रहा था, और जिसका विरोध करने पर देवेश कुमार के पिता, पत्नी और 5 साल का छोटा बच्चा भाई को लाठी डंडे से पीटने का काम किया गया। और अब तक इस संबंध में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। देवेश कुमार न्याय की गुहार को लेकर जामताड़ा एसपी के पास कई बार जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मुलाकात करने की जरूरत भी नहीं समझी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देवेश कुमार झारखंड के एक न्यूज चैनल में पत्रकार के रूप में कार्यरत भी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड के दसमफॉल थाना क्षेत्र अंतर्गत तैमारा घाटी से एक दुर्घटना की खबर सामने निकलकर आ रही है। और यहां सड़क दुर्घटना में एक बाइक का सवार युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। अब यहां पर इस घटना का पता तब चला जब स्थानीय लोगों ने तैमारा घाटी में एक बाइक और 2 युवकों को सड़क पर पड़ा हुआ देखा, और इसकी सूचना उन्होंने दसमफॉल पुलिस को दे दी। और जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को यहां पर बुंडू अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। और स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों बाइक सवार जमशेदपुर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे थे, और इसी बीच किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से आकर बाइक को टक्कर मार दी, और इसी की वजह से यह हादसा हो गया। और इस दुर्घटना में बाइक चला रहे युवक की मौत हो गई, जबकि यहाँ पर पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि यहाँ पर पुलिस ने दोनों को यहाँ पर अनुमंडल अस्पताल भेजा है, और इस दौरान दोनों के पास से मिले आधार कार्ड से ये पता चल रहा है कि वो अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत डोरिया गांव के निवासी हैं। अब यहां पर इसके अलावा पुलिस ने मृतक और घायल के परिजनों तक घटना की सूचना पहुंचाने की कोशिश की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में हुए लूटकांड और फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। और वहीं पुलिस ने 3 महिला समेत 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, और इन पर साक्ष्य छिपाने और आपराधिक योजना को अंजाम देने का आरोप लगा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पंडरा ओपी क्षेत्र में 30 दिसंबर 2024 को दिन दहाड़े हुई 13 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने शनिवार को भी सफलता हासिल की है। और इस मामले में पुलिस ने रांची और रामगढ़ में छापेमारी कर एक महिला सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अपराधियों ने आशीर्वाद आटा कंपनी के कैशियर सुमित कुमार गुप्ता से पैसे लूटे थे, और बचाने आए एक युवक को भी गोली मार दी थी। और बाकी सारी डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी, जिसको आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो कि यहाँ पर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि यह वारदात ओटीसी मैदान के पास आईसीआईसीआई बैंक के नजदीक हुई थी, और 3 अज्ञात अपराधियों ने कैशियर सुमित कुमार गुप्ता पर हमला कर 13 लाख रुपए लूट लिए थे। और इस दौरान बचाने आए सुमित नाम के युवक को यहाँ पर अपराधियों ने गोली मार दी थी और फरार भी हो गए। और यहाँ पर एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम बनाई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य की विधवा माताओं बहनों की स्थिति आज बेहद ही दयनीय और चिंताजनक हो गई है, क्योंकि यहां पर राज्य सरकार में उन्हें भारी संकट और उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विधवा पेंशन विधवाओं का एकमात्र सहारा थी, लेकिन पिछले 5-6 महीनों से ये योजना जो है वो बंद है। और महिलाओं का कहना है कि सरकार ने विधवा पेंशन फंड का जो पैसा है उसको मैया समान योजना के लिए ट्रांसफ़र कर दिया है, और जिससे उनकी पेंशन जो है वो रुक गई है। और उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा है कि विधवा पेंशन हमारी माताओं बहनों के लिए सिर्फ एक राशि नहीं है, बल्कि एक ऐसा सहारा थी जो उन्हें सम्मान और आत्मनिर्भरता प्रदान करती थी। पेंशन के बंद होने से यहाँ पर उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी में समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, और कई महिलाएं भोजन, दवाइयों और अन्य जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही हैं। लेकिन इसके बाद भी हेमंत सोरेन उनकी मजबूरी और दर्द को नजरअंदाज करते हुए उनकी स्थिति का मजाक बना रहे हैं।
आगे उन्होंने ये भी कहा है कि एक योजना की कीमत पर दूसरी योजना को आगे बढ़ाना किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है। सरकार को यह समझना होगा कि हमारी विधवा माताओं बहनों के जीवन में पेंशन की कितनी अहम भूमिका है। और वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा है कि राज्य सरकार नींद से जागिए और तत्काल विधवा पेंशन को बहाल कीजिए और माताओं बहनों की मजबूरी का मजाक बनाना बंद कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर एनआईए ने नक्सलवाद से जुड़े एक मामले में झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। और एनआईए ने रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी है। वहीं शनिवार को किए गए इस तलाशी अभियान के दौरान प्रतिबंधित सीपीआई आतंकी संगठन के संदिग्धों और ओवरग्राउंड वर्कर्स के ठिकानों पर छापेमारी की गई। और इस दौरान एनआईए की टीमों ने मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की है। अब यहाँ पर इनके अनुसार यह मामला उस समय सामने आया जब 20 लीटर की एक प्लास्टिक कैन में 10,50,000 रुपए नगद, एक वॉकी टॉकी, एक सैमसंग टैबलेट, एक पावर बैंक, एक रेडियो सेट और इसके अलावा एक लेवी वसूली रसीद और जिलेटिन छड़े और इसके अलावा एक नेक बैंड, टाइटन के चश्मे और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। और ये सभी सामान सीपीआई के सदस्य मिसिर बेसरा से जुड़े हुए बताए गए हैं। और यह सामग्री गांव हुसीपी के जंगलों में दबी हुई मिली थी, जिसे एक आरोपी राजेश देवगम की सूचना पर बरामद किया गया था। और यह मामला मूल रूप से मार्च 2024 में झारखंड के चाईबासा जिले के टोंटो थाने में दर्ज किया गया था और जिसके बाद में जुलाई में एनआईए ने यहां पर इसको अपने हाथ में ले लिया था। और जांच के दौरान कुछ संदिग्धों और ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान की गई है, जो कि कथित तौर पर एफआईआर में नामजद आरोपियों और सीपीआई के वरिष्ठ सदस्यों को उनके अवैध और आपराधिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए रसद सहायता प्रदान करते थे। एनआईए ने कहा है कि शनिवार को इन संदिग्धों और यहां पर ओजीडब्ल्यू के ठिकानों पर तलाशी अभियान इसी मामले की जांच के तहत चलाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहां पर भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने रविवार को राज्य के वित्त मंत्री एवं कांग्रेस विधायक राधा कृष्ण किशोर के बयान की निंदा की है। और साहू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का जनता के साथ धोखेबाजी करना इतिहास रहा है। और वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा है कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के वादे को सिरे से नकार देना हेमंत सोरेन सरकार की मंशा को उजागर कर रहा है। और यहाँ पर उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी और जम्मू दोनों ने विधानसभा चुनाव में जनता का वोट पाने के लिए बड़े पैमाने पर लोक लुभावन वादे किए और उन्हीं वादों में 3200 रुपये क्विंटल धान खरीद और 450 रुपये में जनता को गैस सिलेंडर देने की घोषणाएं शामिल हैं। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि आज सत्ता में आते ही राज्य सरकार अपनी सभी वादों को एक एक करके भूल रही है और राज्य में धान की खरीद 2400 रुपए में हो रही है। और दूसरी ओर आज वित्त मंत्री ने तो जनता को पूरी तरीके से निराश कर दिया है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि वित्त मंत्री का यह बयान है कि 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा गठबंधन का नहीं था, बल्कि यह कांग्रेस पार्टी का वादा था और जिसे पूरा करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। यह सरासर अज्ञानता है। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अपने सरकार के वित्त मंत्री के बयान पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि 450 रुपये में जनता को गैस सिलेंडर देने का वादा झुमो के घोषणा पत्र में भी शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 2024-25 का आगाज जो है वो रविवार को हो गया और शाम 4 बजे से रांची के मोहराबादी स्थित भगवान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में इसका जो उद्घाटन समारोह है उसकी शुरुआत की गई। और इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माननीय मंत्री रामदास सोरेन और विशिष्ट अतिथि के रूप में रांची के माननीय विधायक सीपीसी मौजूद थे। और वहीं माननीय अतिथियों के अलावा समारोह में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह, राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सिंह सोरेन भी उपस्थित रहे। और इसके अलावा यहाँ पर काफी सारे गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे थे इस कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर झारखंड भाजपा
के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश रांची के क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति के सदस्य बनाए गए हैं और संसदीय कार्य मंत्रालय के अवर सचिव अनिल कुमार ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर उन्हें यह जानकारी दी है। और वहीं समिति के सदस्य बनाए जाने पर सांसद करदाताओं को हो रही परेशानी एवं उनकी सुविधाओं के बारे में न सिर्फ विभाग से जानकारी ले सकेंगे बल्कि उसे समुचित दिशा निर्देश भी दे सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है रामगढ़ से, जहाँ पर रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र में अपराधियों ने ट्रांसपोर्ट नगर में कोयला व्यापारी को गोली मारकर घायल कर दिया। और यहाँ पर कारोबारी की पहचान अनिल केसरी के रूप में हुई है और यहाँ पर अनिल केसरी को इलाज के लिए रांची लाया गया है। और यहाँ पर जानकारी के अनुसार अनिल केसरी ट्रांसपोर्ट नगर स्थित अपने कार्यालय में अपने सहयोगियों के साथ बैठकर काम कर रहे थे और इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 अपराधी पहुंचे और 2 राउंड फायरिंग की और फिर फरार हो गए। और इस गोलीबारी में अनिल केसरी को कमर के नीचे गोली लगी और जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और वहीं गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और अनिल को उठाकर रांची रोड स्थित निजी नर्सिंग होम ले गए और यहां पर उनका प्राथमिक उपचार कर रांची रेफर कर दिया गया। कुजू ओपी पुलिस और मांडू के सर्किल इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और घटना स्थल में एक खोखा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। और वहीं पुलिस फिलहाल कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगाल कर सबूत जुटा रही है। और इसके अलावा मामले में एसपी अजय कुमार ने कहा है कि अपराधियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा और इसके लिए एसआईटी का भी यहाँ पर गठन कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर रांची के सिरम टोली मेकॉन फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के लिए रेलवे ने 7 जनवरी से 16 जनवरी तक का ब्लॉक दिया है। और इस दौरान रेलवे ट्रैक के ऊपर केबल स्टे ब्रिज के सेगमेंट जोड़ने का काम जो है वो किया जाएगा। और यहाँ पर इसके अलावा बोला जा रहा है कि इसी वजह से कई यहाँ पर ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है और साथ ही कुछ ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। 7 से 12 जनवरी तक रोजाना 4 घंटे का ब्लॉक यहां पर लिया जा रहा है और वहीं 13 से 16 जनवरी तक रोजाना 2 घंटे का ब्लॉक दिया गया है। और इसकी वजह से रेलवे ने कई ट्रेनों के समय और मार्ग में बदलाव किया है। अब यहाँ पर किन किन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है उनकी पूरी लिस्ट और डेटा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा किन ट्रेनों का रूट और समय में बदलाव किया गया है उनकी भी पूरी लिस्ट और डेटा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी, जिसको आराम से आप पॉज करके पढ़ सकते हो। हालांकि यहाँ पर यात्रियों को ये भी सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन के नए समय और रूट की जानकारी जरूर ले लें। और रेलवे ने यह भी कहा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए ब्लॉक के दौरान वैकल्पिक प्रावधान भी किए गए हैं ताकि यात्रियों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। हालांकि यहाँ पर वो वैकल्पिक प्रबंध क्या है उसको आपको खुद ही यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है देवघर से, जहाँ पर देवघर के नगर थाना क्षेत्र स्थित कस्टर्ड टाउन में एक महिला की लाश संदिग्ध हालत में बरामद की गई है। और महिला की पहचान ब्यूटी राणा के रूप में हुई है और वह बंगाल के रहने वाली थी और एक निजी अस्पताल में आईसीयू इंचार्ज के पद पर काम कर रही थी। और वहीं स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि महिला का घर कई दिनों से बंद था और वहां से दुर्गंध आ रही थी। शुक्रवार को मकान मालिक ने जब निरीक्षण के दौरान दरवाजा तोड़ा तो महिला का शव बरामद हुआ और फिर इसकी जो सूचना है वो तुरंत पुलिस को दे दी गई। और नगर थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया है कि महिला की मौत 5-6 दिन पहले ही हो चुकी थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और साथ ही परिजनों को सूचित भी कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता जो है वो चल सकेगा। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि महिला पारिवारिक समस्याओं से परेशान थी या शायद किसी दबाव में थी और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अत्यधिक ठंड की वजह से उसकी मौत हुई होगी। पुलिस इस मामले को हर एंगल से जांच रही है। मौत के कारण को लेकर फिलहाल यहां पर कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जहां पर राज्य सरकार ने ग्रुप डी कर्मियों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मियों के लिए अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया है। और इस संबंध में कार्मिक विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो ने यहां पर सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और इसके अलावा विभाग अध्यक्ष और साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त और जिलों के डीसी को भी पत्र लिखा है। और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
वहीं सरकारी सेवकों को 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक की संपत्ति का विवरण मानव संपदा प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपलोड करना होगा और इसके लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 तय की गई है। और कार्मिक विभाग के पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि यह विवरण देना सभी सरकारी सेवकों की जिम्मेवारी है और इसमें उनकी व्यक्तिगत चल और अचल संपत्तियों की पूरी जानकारी शामिल होनी चाहिए।